इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बात उत्तराखंड की करेंगे और सबसे पहली खबर देहरादून से, जहां सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि स्मार्ट सिटी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिस पर काम लगातार जारी है। स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर कई बार स्थानीय लोगों की भी शिकायत रही है, जिस पर आज उन्होंने खुद संज्ञान लिया है। बैठक में निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही सीएम ने कहा कि जो कार्य प्रस्तावित है उनको जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। बैठक में यह भी तय किया गया कि वो देहरादून को भी और सुविधाओं से लैस करेंगे। क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी मंथन करने की जरूरत है। बैठक में क्षेत्रीय विधायक, जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और पिछले कुछ समय से लगातार ये बात उठती रही है कि तमाम जो काम समय पर होने चाहिए थे नहीं हुए हैं। इसलिए आज मैंने स्वयं इसकी बैठक ली है और सभी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि भी थे, विधायकगण भी थे, सारे अधिकारी भी थे। हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि तय समय सीमा पर गुणवत्तापूर्वक काम हो और सभी काम जो प्रस्तावित हैं उन कामों को ठीक प्रकार से करना है और भविष्य में एक बड़ा मंथन और करेंगे कि देहरादून शहर को और हम कैसे और अच्छा बना सकते हैं, कौन से नए प्लान कर सकते हैं, कौन सा मास्टर प्लान बना सकते हैं और स्मार्ट सिटी में हम क्या जोड़ सकते हैं। उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय जैविक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से किसान शामिल हुए। इस कार्यशाला का मकसद प्रदेश में रासायनिक खेती के बजाय प्राकृतिक खेती को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जाना है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को बुलाया गया। आचार्य देवव्रत ने उत्तराखंड के किसानों से प्राकृतिक खेती को ज्यादा से ज्यादा करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती की अपार संभावनाएं हैं और हमें निरोग रहना है तो प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा। उन्होंने इसके लिए 10 करोड़ रुपए की घोषणा की है। साथ ही कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया और कहा कि गुजरात के राज्यपाल देवव्रत भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल के अंदर 2 लाख किसान प्राकृतिक खेती में ट्रेंड हुए हैं। माननीय राज्यपाल ने 3 लाख की बात की है। मैं फौजी आदमी हूँ, तो हमने आज संकल्प लिया है कि 3,51,000 किसानों को हम इससे जोड़ेंगे और किसानों की आय दुगनी करने का जो मोदी जी का संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी कहते हैं, उसको हम पूरा करेंगे। और मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ कि मेरे अनुरोध पर आज प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन हुआ है, कॉरिडोर का गठन हुआ है। निश्चित ही इस दिशा में एक बहुत सार्थक कदम होगा और 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हमने संकल्प लिया है कि जो मैंने कहा हम उसको पूरा करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है, क्योंकि चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, यहाँ के माननीय राज्यपाल हों, उनका आशीर्वाद लगातार मुझे मिल रहा है। मैं उत्तराखंड के गवर्नर महोदय का, मुख्यमंत्री महोदय का, कृषि मंत्री महोदय का धन्यवाद भी करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं कि जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मार्गदर्शित प्राकृतिक खेती को जनमानस तक पहुंचाने का अभियान पूरे देश में प्रारंभ किया है। उसी लक्ष्य को लेकर आज उत्तराखंड ने पूरे प्रदेश में प्राकृतिक खेती के बोर्ड का निर्माण किया। जो नमामि गंगे योजना है उसको फलीभूत करने के लिए आगे बढ़े। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी पूरे देश के अंदर प्राकृतिक कृषि को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और आज यहाँ पर भी उन्होंने कार्यशाला में अपना उद्बोधन हमारे किसानों को दिया है और हमने तय किया है कि उत्तराखंड के अंदर हम प्राकृतिक कृषि को बढ़ाने के लिए हर संभव काम करेंगे। उसके तहत जहां हम प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन करेंगे, हमने 10 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। इसके साथ साथ नमामि गंगे कॉरिडोर भी बनाएंगे।
राजधानी देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी की समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिस पर काम लगातार जारी है। पंचायत चुनाव के बाद पहली बार हरिद्वार में एक बैठक आयोजित की गई जो कि संपन्न हो गई है। बैठक में विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य इस बैठक में शामिल हुए जिसमें कि क्षेत्र में कैसे और भी ज्यादा सुधार की जरूरत है इसको लेकर बातचीत की गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस कार्यक्रम की जो पंचायत चुनाव के बाद आयोजित की गई। बैठक की गई। आप सब जानते हैं बड़े लंबे समय के बाद यहाँ पे चुनाव हुआ, तो ये पहली बीडीसी की बैठक है और बीडीसी की बैठक पूरे सदन के सामने बहुत एक महत्वपूर्ण बैठक होती है जिसमें सभी जनप्रतिनिधि आते हैं, अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं बताते हैं डिपार्टमेंट्स को। साथ ही क्योंकि पहली बार बहुत सारे ऐसे प्रधान हैं जो कि नवनिर्वाचित हैं जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो सभी विभागों के द्वारा हमने सभी विभागों को डायरेक्शंस दिए थे कि सभी क्षेत्रीय जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको बताया जाए कि सभी विभागों की क्या क्या योजनाएं चल रही है, कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, ताकि सभी को भलीभूती जानकारी हो कि अपने अपने एरिया में कैसे विकासशील कार्य वो करवा सकते हैं। साथ ही में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ भी हैं जैसे सफाई को लेके इश्यूज़ आए, कुछ हॉस्पिटल्स को लेके इशू आए, कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों को लेके समस्याएं सामने आई हैं। तो उन सभी डिपार्टमेंट से भी चर्चा की जाएंगी कि किस तरह से इन समस्याओं का समाधान किया जाए। क्षेत्र पंचायत बहादुराबाद की बैठक रखी गई है निर्वाचन इसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो हमारे सम्मानित सदस्य जीत के आए हैं वे लोग अपनी क्षेत्रों की अपने पंचायतों की समस्या उन्होंने रखी है। और क्योंकि काफ़ी डिले होने के बाद इलेक्शंस हुए, कई समस्याएं हैं, तो उनको सब एक एक करके सभी संबंधित अधिकारियों विभागों के सामने रख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं ये पहली बैठक है और जिस तरीके का आश्वासन दिया जा रहा है विभागों के द्वारा कि जल्द से जल्द उसमें निस्तारण होगा, कार्य होने चाहिए। अनिल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, पंचायत चुनाव के बाद में इस मीटिंग का जो आयोजन किया गया, इनमें किन चीजों को लेकर बातचीत की गई? अनिल, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो अनिल तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क टूट गया है। बैठक में विभाग को लेकर कई चीजों को लेकर बातचीत हुई है। तो बैठक में विभाग के कई अधिकारी भी शामिल हुए, प्रधान और पंचायत सदस्य भी इस बैठक में मौजूद रहे। ऐसे में अगर देखा जाए तो पंचायत चुनाव हुए, नतीजे आए सामने और उसके बाद एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई सारी चीजों को लेकर चर्चा भी की गई। कानपुर से विधायक और वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने 180 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप लगाते हुए बताया कि उनके पास भी एविडेंस है जिसके आधार पर उन्होंने 2017 में यह मामला उठाया था, जिसकी रेगी करते हुए उन्होंने देखा कि लगभग 100 लोगों के ऐसे खाते थे जिनको ये भी मालूम नहीं कि उनके पास ऐसा कोई खाता भी है और ऐसी कोई कंपनी भी है। इस पूरे मामले में सीबीआई और ईडी से जांच कराए जाने की मांग की गई है। उन्होंने इस मामले को सराहा और साथ ही कहा कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जरूरत है। स्कैम पार्ट 2 का उन्होंने नाम तक दे दिया इस चीज को। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले में ईओडब्ल्यू को रिपोर्ट सौंपी है। उमेश कुमार ने कहा अगर मामले में जांच नहीं कराई गई तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जांच पड़ताल करके दस्तावेज जुटाकर
1 साल मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, मेहनत की, तब ये इकट्ठा किया और ये मामला मेरे नियंत्रण का मामला है, मैं जानता हूँ। और अगर इसमें मुझे माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेनी होगी, क्योंकि हमारे पास दस्तावेज इतने हैं कि हम देखिए, नकल मामले में आप किसी को शक के आधार पर लाभ दे सकते हैं, लेकिन ये दस्तावेज का मामला है, हर चीज़ रिकॉर्ड पर है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, बैंकों में पैसा है, लोग हैं, सब कुछ है। तो हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेंगे अगर ये लोग इसको नहीं रिजॉल्व करेंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सारे ओएसडीज और सलाहकार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उत्तराखंड में अगले सप्ताह तक शुगर मिल में पेरोई शुरू होने वाला है और ऐसे में हरिद्वार जिले की सभी शुगर मिल पेराई सत्र की तैयारी में जुट गई हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक गन्ने की कीमतों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पेरोई सत्र शुरू होने से पहले प्रदेश सरकार ने दाम घोषित नहीं किए हैं, जिससे किसानों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जाहिर की। मंगलौर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने गन्ना मूल्य घोषित न किए जाने से नाराजगी जाहिर की है। उत्तराखंड में पेरोई सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया है। बेहाल किसान की आय दोगुनी का वादा करने वाली सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतर रही है। इस हालत में किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछला गन्ना बकाया भुगतान अभी तक किसानों को नहीं मिला है। किसानों ने इस बार बढ़ती महंगाई को देखते हुए उत्तराखंड सरकार से गन्ना का भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग की है। दो चार दिन में चलने वाली शुगर फैक्ट्रियां जिले की, और सरकार ने अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं किया। ये फैक्ट्री ही ऐसा करती है कि जो बिना भाव घोषित हुए ही गन्ना डालना शुरू कर दे किसान। पर्ची को भी 0-0 पड़ा हुआ वो। दुनिया में कोई आपने ऐसी चीज नहीं देखी होगी कि जिसको रेट जो हो वो 0-0 पड़ा हुआ हो। ये गन्ने की पर्ची ही पहली बार ऐसी आती है जो 0-0 रेट पड़ा हुआ हो। और हम डिमांड करते हैं यहाँ की सरकार से कि महंगाई को देखते हुए कम से कम गन्ने का रेट 500 रुपए क्विंटल होना चाहिए। जिस तरीके से विधायकों ने, मंत्रियों ने अपनी तनख्वाह दुगनी करी, उसी तरीके से गन्ने के रेट भी बढ़ने चाहिए। तो प्रदेश सरकार के खिलाफ किसानों ने नाराजगी जाहिर की है और इन सब मामले में शुगर मिल से लेकर हर जगह तमाम किसान जो हैं, किसान यहां पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और वो अपना नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हरिद्वार में महिलाओं के लिए प्रदेश का पहला पिंक वेंडिंग जोन पिछले 1 साल से तैयार हो गया है, लेकिन उद्घाटन के इंतजार में आज तक हेल्पिंग सेंटर चालू नहीं किया गया है। करोड़ों की लागत से बने पिंक वेंडिंग जोन के करीब 100 हेल्पिंग सेंटर बनकर तैयार किया गया है। तो वहीं हरिद्वार के नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती का कहना है कि रोडी बेलवाला में फेरी नीतियों के तहत पिंक वेंडिंग जोन का निर्माण किया जा रहा है, जिसका काम पूरा हो गया है। नवंबर के महीने से इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। पहले तो करोड़ों की लागत से करीब 100 हेल्पिंग सेंटर बनाए गए थे, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद अब फिर से इनकी मरम्मत का काम किया जाएगा। संजय पुंडेर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये पिंक वेंडिंग जोन तो बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक उद्घाटन इसका नहीं हो पाया है। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? पिछले लंबे समय से इस वेंडिंग जोन का उद्घाटन होना था, लेकिन कहीं ना कहीं जो नगर आयुक्त है उनकी ढीली ढिलाई कहे या फिर जो इंतजार है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि वेंडिंग जोन को लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर जो एसक्यू बनाए गए हैं
और इनमें भिक्षुओं ने अपना आशियाना बना लिया है। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ 100 से ज्यादा कैस्क्यू बनाए गए थे और लगातार ये कैस्क्यू इंतजार देख रहे हैं कि कब इनका उद्घाटन और कब महिलाएं अपना यहाँ कामकाज करें। हालांकि इसको लेकर अब नगर आयुक्त का कहना है कि अब जल्दी नवंबर माह में इनका उद्घाटन किया जाएगा और जिस तरह से महिलाओं को कामकाज देना है वो यहाँ किया जाएगा। हंसिका, इससे क्या क्या सुविधाएं मिल सकेंगी संजय? राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक अच्छी पहल की गई थी, क्योंकि हमने देखा है कि हरिद्वार में कुछ ऐसी महिलाएं हैं उन्हें अपने घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद अब जिस तरह से हरिद्वार जिला प्रशासन के साथ मिलकर यहाँ पर पिंक जोन बनाया गया था और इसमें 100 से ज्यादा कैस्क्यू बनाए गए थे, इन सभी में कहा गया था कि यहाँ पर महिलाओं को रोजगार मिलेगा। हालांकि तारीख देने के बाद 3 कैस्क्यू का यहाँ उद्घाटन नहीं किया गया है और आप देख सकते हैं किस तरह से अब जो स्थायी लोग हैं यहाँ बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ के जो भिक्षु हैं उन्होंने अपना यहाँ पर आशियाना बना लिया है। इसके बाद अब जो नगर आयुक्त है उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्दी इन कैस्क्यू का यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। अंशिका, चलिए बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ, तो ऐसे में तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नवंबर में जहां उद्घाटन किया जाएगा इस पिंक वेडिंग जोन का। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता और राष्ट्रीय परिवर्तन दल के अध्यक्ष डीपी यादव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हरिद्वार पहुंचे डीपी यादव ने यहां कनखल के जगत गुरु आश्रम में शंकराचार्य स्वामी राजेश्वराश्रम से मिलकर उनका आशीर्वाद भी लिया। मीडिया से बात करते हुए डीपी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह से जनता के बीच जाकर लोगों को जागरूक कर रही है और आगामी सभी चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेंगे। गुजरात के मोरबी में हुए झूला पुल हादसे पर श्रद्धांजलि देते हुए डीपी यादव बोले कि इस संबंध में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। बता दें कि अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है, डीपी यादव उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो सांसद भी रहे हैं। तो समान विचारधारा वाले लोगों के साथ हो सकता है और हम इस बात के बिल्कुल समझो कि निकट सहयोगी और साथी हैं कि देश का विकास तो होना चाहिए। हाँ, निश्चित तौर से पार्टी निर्णय करेगी तो उनको उम्मीदवार लड़े। गुजरात में हुए पुल हादसे के बाद भी चमोली प्रशासन जागरूक नहीं हुआ है। चमोली जिले के कई पैदल पुल अभी भी जर्जर अवस्था में हैं, जहां कभी भी हादसा होने की संभावना है। गौरतलब है कि विकासखंड जोशीमठ के सीमांत क्षेत्र से जुड़ने वाले पैदल पुलों की कई सालों से मरम्मत नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं, मानो जैसे सरकार या प्रशासन को किसी हादसे का इंतजार हो। वहीं छिनका के 1600 परिवार भी जर्जर पुल के आवाजाही के लिए मजबूर हैं। 1971 की बाढ़ के बाद बना है ये। अभी तक इस पैदल पुल की स्थिति भी काफी खराब है। ग्राम प्रधान लक्ष्मण सिंह बुटोला का कहना है कि गुजरात में हुई पुल हादसे जैसी घटनाओं का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों को सरकार और प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि कोई हादसा ना हो। काफ़ी पुराना है, 1975 में बना है, शायद में तब हम पैदा नहीं हुए थे, तब से बना है। तो ये पुलिया की जो स्थिति ऐसी है, लगभग ये लगा लो आप लोग ठेकेदारों को काम देते हैं, वो खाली रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के बावजूद खाली हल्का फुल्का जो वो होता है, जैसे कोई गांव वाले शिकायत करते हैं या कोई शिकायत करता है तो वो अपना सरकार, जो भी सरकारें आई है, चाहे वो बीजेपी मानो, चाहे कांग्रेस मानो, चाहे किसी को भी मानो, जो भी सरकारें आई तो वो हल्का फुल्का जनता का मुंह बंद करने के लिए ये काम करवा देते हैं। और ठेकेदार जो है, ठेकेदारों को भी छोटा मोटा काम दे देते हैं और वो रिपेयर करते हैं। वो 6 महीने साल भर तक ये फिर ये जो पुल है आजकल तो खैर थोड़ा ठीक है, लेकिन बरसातों में यहाँ चलना फिरना बड़ा मुश्किल होती है। जब जानवर आते हैं, पुल का छत नाश होती है, आते हैं ठेकेदार 2-4 दिन के लिए और थोड़ा पेंटिंग करते, फिर कुछ दिन में फिर उसका छेद हो जाता है। अब इतना पब्लिक है जो हमारे यहाँ कम से कम 1600 परिवार है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत है।
अब चलने का रास्ता भी केवल एक ही पुल है और कोई माध्यम नहीं है कि जो हम गंगा जी पार कर सकें, तो इसलिए हम लोगों बहुत परेशान हैं। तो ऐसे में देखा जाए अगर तो कई सारे ऐसे पुल हैं जिनको अभी भी मरम्मत की जरूरत है, लेकिन अभी भी उनके हालत खराब है। पुष्कर सिंह नेगी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर, देखिए, गुजरात हादसे के बाद एक बहुत बड़ी सीख पूरे ही देश में जहां जहां पर ऐसे सस्पेंशन पुल है उनको लेने चाहिए, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर कोई भी सबक लेता दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल अंशिका, आपने ठीक कहा कि गुजरात का जो हादसा हुआ है उसको लेकर भले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है प्रत्येक विभाग को, चाहे वो पीएमजीएसवाई हो चाहे वो पीडब्ल्यूआई हो, जो संबंधित विभाग है जो इन पुलों का निर्माण करता है, इन पुलों की देखरेख करता है, इनको लेकर जो है गाइडलाइन और कितने जिले में, चाहे वो चमोली हो चाहे रुद्रप्रयाग हो चाहे आपका पहाड़ी जिलों में, क्योंकि पहाड़ी जिलों का आवागमन जो गाँव का होता है वो इन्हीं पुलों से होता है। अगर अंशिका में जनपद चमोली के आपको आंकड़ा दे दूं, नीति घाट से लेकर आपका पिंडर घाटी तक के जो पैदल पुल हमारे हैं इनकी हालत ऐसे ही है। हालांकि जो खबर हमने उठाई है ये चिनका से लेकर आपका जो है नीति घाटी वाले पुल हैं, क्योंकि चिनका में भी जब 1971 में जब बाढ़ आई थी उसके बाद ये पुल बना था और अभी तक जैसे का तैसा है, यानी जब इस पर कोई पैदल जाता है या पैदल इसमें आवागमन होता है, क्योंकि बरसातों में सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है इन पुलों में पैदल चलने पे। हालांकि नीति घाटी की अगर मैं बात करूं तो नीति घाटी में एक ऐसा पुल है कि जो आपने देखा होगा कि रेणी आपदा जब आई थी उसके बाद ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन इसकी मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि सरकार ने जरूर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ऑर्डर जरूर दिया है पीडब्ल्यूडी विभाग को कि जितने पुल जितने भी जिले में हैं, चाहे वो जीर्ण स्थिति में हो या जिनको काम करना हो, उनको लेकर जो है तमाम सारे वायदे या कागजों में जो कार्रवाई होगी उसका आदेश तो दे दिया गया, लेकिन अभी तक जो है चमोली का जो प्रशासन है, पीडब्ल्यूडी है, या बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबर रुड़की से, जहां बेखौफ बदमाशों ने ढाबे पर फायरिंग कर दी है। आपको बता दें कि शोर शराबे की आवाज सुनकर मौके से लोग वहां से चले गए। डर का माहौल बना था। फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रुड़की के मंगलौर में बेखौफ बदमाशों ने एक ढाबे पर फायरिंग कर दी, तो वहीं शोर शराबे की आवाज सुनकर अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए। गनीमत ये रही कि गोलीबारी में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। फायरिंग के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। बता दें कि मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ाकर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। अनिल सैनी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, देखिए, बदमाशों के हौसले बहुत बुलंद हैं इन दिनों, और ऐसे में गोलीबारी की जो घटनाएं हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। ताजा मामले को लेकर क्या अपडेट आपके पास है? पुलिस ने क्या गिरफ्तार कर लिया आरोपी को? ये देर रात का मामला है जहां अब्दुल कलाम चौक पर ये घटना हुई है। एक ढाबे के बाहर यहाँ पर जो है बदमाशों ने पहले हवाई फायरिंग की, उसके बाद जो है सीधा आप देख सकते हैं कांच में भी फायरिंग हुई है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल मंगलौर पुलिस पर भी उठता है, पुलिस की कार्यशैली पर भी उठता है, क्योंकि देखिए खुद जो चौहान साहब है जो यहाँ के कोतवाल प्रभारी हैं, उनके राजीव रोथान जी जो यहाँ के कोतवाली प्रभारी हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि मामले को संज्ञान में लेते हुए हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं, पूछताछ जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसी अब्दुल कलाम चौक पर अभी कुछ दिनों पहले ही 6 से 7 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसका कल ही खुलासा हुआ है। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल लाजमी उठता है कि तो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठता है। अनिल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ढाबे पर जिस तरीके से बदमाशों ने यहां पर ताबड़तोड़ हमले किए, उसके बाद से ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।